नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। आज इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि समृद्धि यात्रा की समाप्ति हो चुकी है और नीतीश कुमार जब नालंदा पहुंचे तो वहां फिर से एक बार नारा लगा, जय निशांत तय निशांत। और ये कहा जाने लगा कि 2025 से 30 सिर्फ नीतीश, इस नारे के आधार पर हम लोगों ने वोट किया, तो फिर नीतीश कुमार क्यों जा रहा है। दरअसल ये मांग उठी कि जब आप जा ही रहे हैं, आपने ठान ही लिया है, बिहार को आप अकेला छोड़कर जा रहे हैं, तो निशांत को मुख्यमंत्री का पद दे दीजिए। दरअसल ये मांग जेडीयू के शुभचिंतकों का था, उनके प्रशंसकों का था। लेकिन अंदर खाने चल क्या रहा है, आपको हम यह बता दें कि नीतीश कुमार के बारे में जो भी लोग जानते हैं वो इस बात को मानते हैं कि नीतीश कुमार इतनी आसानी से अपनी कुर्सी छोड़ने वाले तो थे नहीं, तो आखिरकार उन्होंने छोड़ा क्यों। अंदर खाने अगर आप बड़े नेताओं से बात करें तो उनका कहना है कि यह मांग उठी थी, लेकिन ना जाने क्या नीतीश कुमार पर दबाव था कि वो तैयार हो गए कि वो जाएंगे। पर अब बाजी पलटनी शुरू हो गई है। नीतीश कुमार अपने प्यादे को बड़े ढंग से प्लेस कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि एक तरफ नीतीश कुमार शतरंज में अपने प्यादे को सेट कर रहे हैं, अपनी चाल बड़ी ही निपुणता और प्रमुखता से चल रहे हैं, वहीं बीजेपी उनकी चालों में उलझती जा रही है। दरअसल जहां जाते हैं सम्राट चौधरी दिखाई पड़ते हैं और सम्राट चौधरी जब दिखते हैं तो मैसेज ये दिया जाता है कि नीतीश कुमार का आधार वोट बैंक लव और कुश था, यानी कुर्मी और क्वेरी, तो कोयरी समाज को वो आगे रखना चाहते हैं। पर दरअसल नीतीश कुमार इसमें भी राजनीति कर रहे हैं। राजनीति इस कदर उलझ गई है कि बीजेपी को एक बार सोचना पड़ रहा है कि अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बने तो कौन बने। एक दूसरे कुशवाहा नेता का भी नाम आ रहा है जो कि इस बार पहली बार विधायक चुने गए हैं। ऐसे में गंभीर सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार के चालों में बीजेपी उलझ गई है, फंस गई है, मुख्यमंत्री का चुनाव हो नहीं पा रहा है और नीतीश जिस तरीके से यात्रा कर रहे हैं, क्या वो एक बार फिर से जन समर्थन जुटा रहे हैं। चर्चा बड़ी तेज चल रही है और चर्चा ये भी अंदर खाने चल रही है कि क्या नीतीश कुमार वाकई ऐन वक्त पर अपने फैसले पलट भी सकते हैं। इस तरह की भी बातें चल रही है। हम बहुत सारा कुछ बातें आपको बताएंगे, लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं कि अलग अलग पार्टी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। नीतीश कुमार जी को भूंजा पार्टी या भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मजबूर करके राज्यसभा भेजने का काम किया है, अब भारतीय जनता पार्टी जल्द से जल्द इस कवायद में लगी हुई है कि उनसे इस्तीफा ले लिया जाए। और इस्तीफा लेने के लिए जिस तरह से दबाव बनाने की राजनीति की जा रही है, जिस तरह से दबाव की नीति अपनाई जा रही है, स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बेचैनी में, हड़बड़ी में है कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री अपना बना लें, लेकिन नीतीश कुमार जी भी कहीं ना कहीं विरासत की राजनीति को स्थापित करने के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए जिस तरह की व्यूह रचना रचे हैं समाजवादी विचारधारा के लोगों के माध्यम से, उससे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी लग रहा है कि अभी बहुत सारे खेल होने बाकी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्यसभा जा चुके हैं, लेकिन वो तब भी समृद्धि यात्रा कर रहे हैं और कई तरह की पॉलिटिकल बयानबाजी बिहार की सियासत को लेकर कर रहे हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात है कि अगर उनको राज्यसभा ही जाना है तो जल्द से जल्द वो तय कर दे कि उनका उत्तराधिकारी क्या होगा। मुख्यमंत्री के रेस में जो है वो जदयू के नेता और एनडीए के नेता आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं, जिसका परिणाम पूरा बिहार भुगत रहा है। पूरा सिस्टम क्राइसिस में है, कुछ भी काम नहीं कर रहा। किसी को यही नहीं पता कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मैं तो नीतीश जी से यह कहना चाहता हूं कि अगर आपका मन पलट गया है, अगर आप वापस से बिहार का मुख्यमंत्री बना रहना चाहते हैं, यह निर्णय भी जल्दी ही ले लीजिए। क्यों जनता को गुमराह किए जा रहे हैं। पूरा का पूरा बिहार बिना मुख्यमंत्री के इसका परिणाम भुगत रहा है। जी हाँ, तो आपने सुना ये दो नेता, महागठबंधन के नेता, और कह रहे हैं कि नीतीश जी ने ऐसी व्यूह रचना की है कि जिसमें बीजेपी के नेता फंस गए। ठीक है, उनके व्यूह रचना में बीजेपी के नेताओं को दिक्कत हो रही होगी, लेकिन बिहार को भी दिक्कत हो रही है। बिहार में कहा जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जबरदस्त तरीके का कन्फ्यूज़न है। अगला सीएम कौन, और उस हिसाब से ऑफिसर्स कैसे बिहेव करें, कैसे पेश आए,
किस तरीके से उनका क्रियाकलाप हो। इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम बताएंगे कि नीतीश कुमार की व्यू रचना कैसी है और बीजेपी उसमें कैसे उलझ गई है। चलते हैं सीधे हम अपने मेहमानों के पास जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ माफ़ करिएगा, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं शिव पूजन झा, वरिष्ठ पत्रकार, वो हमें बताएंगे कि दरअसल चल क्या रहा है। आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ राम बंधु बस जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत स्वागत है। दीपक कुचगवे जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शिव पूजन झा जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, और दरअसल पूरा बिहार समझना चाह रहा है, सब कुछ इतना ही सीधा है। कल भी हमने ये बात रखा था, क्योंकि मेरे पास कुछ जानकारी है, मैं आपसे साझा करूंगा और मैं चाहूंगा आप भी अपनी बातें बताएं, क्योंकि मामला बड़ा पेचीदा होता जा रहा है। नीतीश छोड़ रहे हैं। नीतीश ने राज्यसभा का चुनाव भी निर्विरोध जीत लिया, उनकी सीट तो पक्की ही थी, फिर भी संशय क्यों बना हुआ है कि नीतीश जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। दूसरा संशय क्यों बना हुआ है कि भाई मुख्यमंत्री कौन होगा। जब नीतीश जा ही रहे हैं और बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा ही, तो फिर इतना संशय क्यों। इस तरह के बयानों में काफी उठापटक क्यों, लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं दिन रात कि अगला मुख्यमंत्री कौन। पंकज जी, बड़ा रेलिवेंट सवाल है आपका। और ये बताइए कि नीतीश कुमार ने पिछली बार कब कहा था कि अब वो कुर्सी छोड़ रहे हैं। मैंने नहीं सुना, आपने भी नहीं सुना। तो ये एम्बिग्विटी जान के बना करके रखी गई है ना, ताकि कहा जाता है कि नीतीश कुमार के पास हर वक्त दो विंडो होता है, वो कभी भी कुछ भी फैसला ले सकते हैं। और कई उदाहरण हमारे सामने हैं, नीतीश जी ने ऐसे फैसले लिए हैं। अब ये एम्बिग्विटी अभी फिलहाल जो है, ये एम्बिग्विटी उनको सूट करता है। समृद्धि यात्रा के दौरान जरा गौर करें कि उनके किस तरीके के बयान आए। हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, 50 लाख सोलर पैनल 50 लाख घरों पर हम लगाएंगे। बार बार जिक्र कर रहे हैं किस चीज का, कि पुराना जो कार्यकाल था वो कैसा था, हमने क्या किया और आगे भी हम बहुत काम करेंगे। इनकी बातों में अभी तक कहीं पर आपको ऐसा लगा कि नीतीश कुमार जा रहे हैं और एक तरीके से उनका ये ग्रैंड फिनाले है, एक सेरेमोनियस एग्जिट चाह रहे हैं? कम से कम मुझे ऐसा अभी तक नहीं लगा है। दूसरी तरफ आप देखिए कि भाजपा के जितने भी नेता हो, नितिन नवीन जी के बयान को आप उठा करके देख लें, या फिर दूसरी तरफ सम्राट चौधरी के बयान को उठा करके देख लें, बार बार वो किस चीज को एसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार आगे भी काम करती रहेगी। भाजपा चाहती है कि एक तरीके से अभिभावक की भूमिका में चले जाए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार खुद ने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है और यह एम्बिग्विटी उनको सूट करता है। चर्चा की शुरुआत में ही आपने बखूबी इस चीज का जिक्र कर दिया कि बहुत सटीक तरीके से जो चेस बोर्ड बिछाया है नीतीश कुमार ने, उसमें निशांत कुमार की प्लेसमेंट अब हो गई। निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए पार्टी के अंदर से लगातार आवाज उठने लगी है। और ऐसा हुआ क्यों? इसलिए हुआ कि सबको पता है कि नीतीश कुमार अब धीरे धीरे उम्र की ढलान पर हैं, जिस हिसाब से कयास लगाया जा रहा है कि बहुत ठीक नहीं है, हेल्थ इश्यूज हैं, हेल्थ कंसर्न्स हैं। तो जदयू का क्या होगा? ओवर द ईयर्स नीतीश कुमार ने मेटिकुलसली जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप की है, जो बताया जाता है 17-18%, जो इंडिस्पेंसिबल एक वोट बैंक उन्होंने क्रिएट किया है, इसका क्या होगा? और इसी वजह से पार्टी के अंदर से आवाज निकलनी शुरू हुई कि सक्सेसर कौन होगा। अब आप देखिए कि जो नीतीश कुमार हर वक्त वो एक तरीके से कहते हैं ना, सेल्फ प्रोक्लेम्ड, वो कहते थे कि भाई मैं डायनेस्टिक रूल के खिलाफ हूं। अपने बेटे का धीरे धीरे प्लेसमेंट स्लोली बट श्योरली उन्होंने करना शुरू किया या नहीं किया। तो मुझे लगता है कि इट सूट्स नीतीश कुमार वेल। अभी तक नीतीश कुमार ने बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं किया है कि वो यहाँ की कुर्सी छोड़ करके जा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि वो विधान परिषद से रिजाइन कर देते हैं, जो उनको करना पड़ेगा, वो 14 दिन का जो मैंडेटरी पीरियड होता है उसमें वो करना पड़ेगा, तो भी क्या नीतीश कुमार के लिए बाध्यता है कि वो कुर्सी छोड़ दें? उसके बाद भी तो उनके पास वक्त है। तो अभी बहुत मतलब सस्पेंस वाली स्थिति बनी हुई है और इस सस्पेंस से कोई पर्दा उठा सकता है तो खुद नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार के जो बेहद करीबी अपने आप को कहते हैं, उनको खुद नहीं पता कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। नहीं, वो शिवपूजन जी कहा है ना कि बीजेपी एकदम इज कीपिंग इट्स फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि दूसरा विंडो खुला हुआ है नीतीश कुमार के पास। नहीं,
दूसरा विंडो खुला हुआ है, वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार कब पलटी मारेंगे, कब क्या करेंगे, इसके बारे में तो कोई कुछ कह नहीं पाता है। और कल डॉक्टर संजय ने कई बार कहा कि मुझे खुद नहीं पता इतने दिनों में कि आगे क्या करने वाले हैं, कल क्या करने वाले हैं। मेरे पास कुछ जानकारी है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। दरअसल नीतीश कुमार इतना स्मार्टली अपनी चाल चल रहे हैं जो बीजेपी को उलझाता जा रहा है। देखिए, हर सभा में सम्राट चौधरी को आगे रख रहे हैं। क्या सम्राट चौधरी को इसलिए आगे रख रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? मैंने कई लोगों से बात की, बीजेपी के अंदर भी बात की, जेडीयू के अंदर भी बात की, तो उन सब से एक बात बाहर निकल करके आई कि दरअसल इसमें भी राजनीति है। वो अपने आधार वोट बैंक को ये मैसेज देना चाहते हैं, देखो हम तो चाहते ही हैं कि हम नहीं रहे तो कुशवाहा मुख्यमंत्री बने। पर क्या वाकई नीतीश कुमार की ऐसी चाहत है? और अगर नीतीश कुमार की ऐसी चाहत है तो बीजेपी को क्या दिक्कत है? बीजेपी में एक मैसेज चला गया कि सम्राट बहुत नजदीक जा चुके हैं नीतीश कुमार के, तो बीजेपी का सीएम बन पाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। इसलिए एक दूसरा नाम बड़ी चर्चा में, और आप जानते होंगे पटना से इस बार जहां से नंदकिशोर यादव हटे वहीं से वो सीएम बने। कहा जाता है कि संघ का बड़ा आशीर्वाद उनको प्राप्त है और वो भी सीएम की रेस में है, उनका भी नाम चल रहा है क्योंकि वो भी कुशवाहा समाज से आ रहे हैं। स्थिति बड़ी ही विकट है। विकट इस मायने में है कि तीसरे बड़े नेता कुशवाहा समाज के उपेंद्र कुशवाहा, उनको भी जबरदस्त तरीके से बीजेपी प्रमोट कर रही है। अब उनको प्रमोट कर रही है, उसके भी मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है 5वें नंबर से 4थे नंबर के उम्मीदवार हो गए और उनका श्योर शॉट सीट राज्यसभा का हो गया। चर्चा बड़ी तेज है कि वो मंत्री भी बन सकते हैं। अगर उनको मंत्री बनाया जाता है तो फिर क्या ये मुख्यमंत्री बनेंगे? इस पर एक सवाल है। और इन सब चीजों को भांपते हुए नीतीश कुमार अपनी चाल चल रहे हैं और कई लोग ऐसा कहते हैं कि नीतीश कुमार बड़ी ही समझदारी से अपनी गोटी चल रहे हैं। पार्टी के अंदर जबरदस्त दबाव भी है, प्रेशर भी है और इसलिए निशांत की भूमिका कुछ भी हो सकती है। रामबंधु वत्स, निशांत की भूमिका क्या होगी? आज भी नालंदा में नारा लगा है, जय निशांत तय निशांत। पहले कहा गया आप छोड़कर मत जाइए, आप हमें अनाज छोड़कर जा रहे हैं, 2025 से 30 सिर्फ नीतीश। और फिर कहा गया जय निशांत तय निशांत। ये चल क्या रहा है? जी, निशांत कुमार अब जदयू के भविष्य नहीं, जदयू के वर्तमान बन चुके हैं। और सबसे बड़ा बदलाव जो जदयू के अंदर विगत कुछ दिनों में हुआ है कि पूरा जदयू, इसमें जदयू के बड़े नेता, जिसमें संजय झा हो, ललन सिंह हो, वो सारे बड़े नेता और सारे अन्य नेता, सब लोग निशांत के नेतृत्व को लेकर के एकजुट हो चुके हैं। और निशांत के चेहरे पे ही अब वो बीजेपी से बार्गेनिंग कर रहे हैं या बीजेपी से बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना के और नया मंत्रिमंडल बनाने का प्रयास कर रही थी, उसमें केवल मुख्यमंत्री पद का बदलाव ही नहीं था। बिहार के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, मुख्य सचिव से लेकर के अन्य जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, उनका भी बदलाव होना था। केवल गवर्नर ही नहीं, मुख्य सचिव का भी बदलाव होना था। और उसके बाद नया मंत्रिमंडल बनता, उसमें बीजेपी की ओर से ऐसा कोई ठोस आश्वासन भी नहीं मिला कि जदयू के स्पीकर होंगे, जदयू के गृह मंत्रालय मिलेगा। तो कुल मिलाकर के बीजेपी ऐसा चाह रही थी कि बीजेपी की प्रभुत्व वाली एक सरकार बने, जिसमें बीजेपी का जो मुख्यमंत्री हो वही सब निर्णय ले। सैद्धांतिक और कानूनी रूप से तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि मंत्रालय चाहे जिसको भी मिले, मंत्री चाहे जो भी मिले, चलता सिर्फ मुख्यमंत्री का है। लेकिन राजनीतिक तौर पे अगर ये कोई बताए कि पावर पॉइंट सरकार कायम होने में जदयू भी एक पावर पॉइंट है, तब जो मंत्रालय जदयू को मिलेगा उसमें जदयू नेताओं की ही चलेगी और जो वरिष्ठ अधिकारियों की जो नियुक्ति होगी उनमें भी जदयू की चलेगी। तो ये जो बार्गेनिंग जदयू अब कर रही है वो निशांत के चेहरे पे कर रही है। जदयू के जो बड़े नेता, जो 3-4 बड़े नेता हैं जो अब तक बीजेपी से बातचीत करते थे, उन लोगों ने भी बीजेपी को बता दिया है कि अब जदयू पे मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। बता तो दिया रामबंधु वत्स जी। मैं आ रहा हूं आपके पास, डॉक्टर संजय जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक्चुअली मैं जिस सवाल तक पहुंचना चाह रहा था, मैं चाह रहा हूं कि अब सीधा उस सवाल पर पहुंचूं, ज्यादा देर ना हो जाए और उस पर डिबेट हो।
दरअसल कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को अब यह लगने लगा है कि उनके बराबरी का नेता कोई है नहीं। पहले भी लगता था, लेकिन अब वो लोगों को बताना चाह रहे हैं, लोगों को समझाना चाह रहे हैं और इस तरह का मैसेज दे रहे हैं। बीजेपी अपना नेता चुन नहीं पा रही है और अगर इतना सहज होता तो सार्वजनिक कर देती। पहले जबरदस्त तरीके से सम्राट चौधरी का नाम आया। एक चर्चा बड़ी तेज ये भी चल रही है कि नीतीश ऐन वक्त पर राज्यसभा से इस्तीफा भी दे सकते हैं। क्या ऐसी संभावना आपको दिखाई पड़ सकती है और नीतीश कुर्सी पर बने रह सकते हैं? श्री पूजन झा जी, मैं आ रहा हूं, दीपक कोचगवे जी, मैं आ रहा हूं, डॉक्टर संजय कुमार आपके पास। मैं आपका सवाल स्किप कर गया, मैं सुन नहीं पाया। नहीं, कहा यह जा रहा है कि दरअसल मुख्यमंत्री कौन हो, इतना बड़ा स्टेचर है नीतीश कुमार का, उसके मैच में कोई मिल नहीं पा रहा है। बीजेपी अभी तक दलित महादलित अति पिछड़ों में जा नहीं पाई है। जेडीयू के विधायकों में जबरदस्त रोष है, पिछड़ों में भी जबरदस्त आक्रोश है और यह भी बात कही जा रही है कि ऐन वक्त पर भी नीतीश कुमार राज्यसभा से इस्तीफा दे सकते हैं और सीएम की कुर्सी पर बने रह सकते हैं। यह भी चर्चा जेडीयू में बड़ी तेज है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रख रहा हूं और इसी से हमने तो चर्चा की शुरुआत ही की। नो वन नोज नीतीश कुमार, वो एम्बिग्विटी बना करके नीतीश कुमार रखते हैं, उनकी राजनीति को ये बिल्कुल सूट करता है। और जो ये हमेशा उनकी टू विंडो थियरी रहती है कि कभी इस दरवाजे कभी उस दरवाजे, इस चीज को तो ऑप्शन को तो नीतीश कुमार ने ओपन रखा है ना। एक दूसरी अहम बात आपने ये कही थी कि सम्राट चौधरी को आगे करके, वो कह रहे थे बार बार कई जगह से मंच पे हमने देखा कि सम्राट चौधरी को आगे करके कि भाई आगे का काम सम्राट चौधरी देखेंगे। अब मुझे बताइए कि बीजेपी के लिए बाध्यता क्यों होगी कि नीतीश कुमार ने अगर पिन पॉइंट करके कहा कि सम्राट चौधरी आगे का काम देखेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री के रूप में एक तरीके से सेमलेंस देने की कोशिश की कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री अगला बनेंगे, यही सेमलेंस देने की कोशिश की होगी नीतीश कुमार ने। बीजेपी के अंदर खाने में इसको लेकर के कैसी चर्चा चल रही है? चर्चा यही चल रही है कि भाई सम्राट चौधरी क्या हार्डकोर बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं या इंपोर्टेड लीडर हैं? आपको तो पता होगा 2014 में क्या करके सम्राट चौधरी ने राजद को तोड़ा था, फिर जदयू की तरफ रुख किया था, फिर जब नीतीश कुमार छोटे भाई बड़े भाई एक साथ होते हैं तो सम्राट चौधरी जी का क्या हश्र हुआ था। तो संघ के अंदर से और बीजेपी के अंदर से एक बड़ा खेमा ऐसा है जो सम्राट चौधरी के नाम को लेकर के बहुत सहज नहीं है। अब देखिए कैच 22 सिचुएशन कैसे होता है भाजपा के लिए। भाजपा आखिर बनाए तो किसको बनाए? अभी भी कुछ दिन पहले कुछ सीनियर जर्नलिस्ट से बात कर रहा था, उनका कहना था कि भाई जिस भी एमएलए से बात हो रही है सब उम्मीद संजोए हुए हैं कि चूंकि बीजेपी लगातार सरप्राइज थ्रो करती है, बीजेपी ने ऐसा सरप्राइज मध्य प्रदेश में थ्रो किया, उत्तर प्रदेश में थ्रो किया था, आपका छत्तीसगढ़ में किया, तो किसको भाजपा बना देगी मुख्यमंत्री ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन वो ऐसी नौबत तो तब आएगी ना जब नीतीश कुमार अपनी कुर्सी छोड़ेंगे। अभी तक तो कहिए कि 2008 से लेकर के अब तक मैं लगातार नीतीश कुमार को कवर कर रहा हूं और मैं खुद इस बात को लेकर के थोड़ा सा मैं कॉन्फिडेंस के साथ आपको नहीं कह पा रहा हूं कि नीतीश कुमार वास्तव में रिजाइन करेंगे भी या नहीं करेंगे या कब करेंगे। ये तो कहा जा सकता है कि ठीक है भाई राज्यसभा वो चले जाएंगे, लेकिन 5-6 महीने के अंदर वो फिर से किसी सदन की दूसरे सदन की सदस्यता ना ले लें या मुख्यमंत्री के पोस्ट से वो रिजाइन कर देंगे, ऐसी तो कोई बात आई नहीं है। हाँ, भाजपा की तरफ से हम जरूर सुन रहे हैं, जदयू में जो दूसरे नेता हैं उनके तरफ से सुन रहे हैं, नीतीश ने खुद तो कभी कुछ नहीं कहा इस बारे में। चलिए, कुछ कहा नहीं। हमारे साथ डॉक्टर संजय भी हैं। डॉक्टर संजय, ये सवाल बहुत अहम हो जाता है, क्या जो दौर चल रहा है और जो बात चल रही है उसमें नीतीश नहीं तो कौन? और कहा जा रहा है कि नीतीश ऐसा मौसम बना रहे हैं, माहौल बना रहे हैं कि नीतीश का कोई विकल्प ही ना दिखे, और अभी तक तो दिख नहीं रहा है। और अगर विकल्प दिखे भी तो निशांत के अलावा कोई नहीं दिखे। इसकी भी तैयारी जबरदस्त हो रही है, क्योंकि बात तो हो रही है ना कि आप चले गए तो जय निशांत तय निशांत। जेडीयू के वर्कर मान नहीं रहे हैं, एमएलएज मान नहीं रहे हैं, और अगर जाति के हिसाब से देखें तो अंदर खाने ये भी बड़ी चर्चा है कि भाई बीजेपी अगर फ्रंट सीट पे होगी तो एनडीए के लिए रास्ता आसान नहीं होगा, इसलिए नीतीश को हटाना बहुत अच्छा नहीं होगा एनडीए के लिए। बिहार में एनडीए मुंह की खाएगी। कैसे देख रहे हैं आप? मैं दो तरीके से है, क्योंकि आज 26 को इनकी समृद्धि यात्रा समाप्त हो रही है। ठीक है, बजट नहीं हुआ है, लेकिन इनको विधान परिषद से तो इस्तीफा देना ही।
रामनवमी के जुलूस में नितिन नवीन और ये दोनों शामिल होंगे, नीतीश कुमार जी भी शामिल होंगे। 14 अप्रैल तक तो हैं मुख्यमंत्री, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इधर जो घटनाक्रम हुआ है, उस घटनाक्रम में कहा गया कि दिल्ली में बीजेपी की बैठक हुई जिसमें बिहार में मुख्यमंत्री चयन की जिम्मेवारी संघ को दे दी गई, और इसी वजह से कुछ लोग दिल्ली जा रहे हैं, कुछ लोग नागपुर जा रहे हैं। कल भी मैंने कहा था कि जो प्रेम कुमार हैं या स्पीकर हैं वो नागपुर पहुंच गए हैं। अब उनको लग रहा है कि कहीं संघ हमारे नाम पर ही मुहर न लगा दे। संजीव चौरसिया जी भी जा रहे हैं। रमा निषाद की बात चल रही है कि रमा निषाद को बुलाया गया है, मतलब इन लोगों को बीजेपी ने बुलाया है कि आप लोग दिल्ली आइए। कभी कभी बुला के समझाया भी जाता है कि इस बार छोड़ दीजिए, अगली बार आपके बारे में हम सोचेंगे। तो इतनी बात तो तय है, ठीक है, निशांत को लेकर के क्यों नहीं जेडीयू चाहेगी कि एक दबाव बनाए। लेकिन नीतीश कुमार जी 14 अप्रैल को छोड़े, 2 महीना के बाद छोड़े, जब छोड़े मुख्यमंत्री जी को अब बिहार छोड़नी पड़ेगी, अब वो केंद्र में रहेंगे। और उनके लोग भी ये बात कर रहे हैं कि अब दिल्ली बिहार में दूरी कहाँ है, जो तय करेंगे वो तो नीतीश कुमार ही तय करेंगे। तो अब इतनी बातें तो अब दिख रही है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, वो संघ की मर्जी से बनाएगी, नीतीश कुमार जी की मर्जी से बनाएगी, अपने नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की मर्जी से बनेंगे वो मुख्यमंत्री। ये तो ठीक बात है कि इसके बारे में कोई प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन बीजेपी मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, करीब करीब ये चीजें स्पष्टता में। जो सस्पेंस क्रिएट हो जाता है कि नीतीश कुमार कुछ बोल नहीं रहे हैं, नीतीश कुमार कुछ इशारा नहीं दे रहे हैं। 38 जिले की समृद्धि यात्रा इनकी पूरी हो गई आज। जनवरी में 16 जनवरी को ये शुरू किए थे, चौथे चरण में 30 जिला किए थे, 5वें चरण में 8 जिला करेंगे। फरवरी में इनका यात्रा बजट सत्र को लेकर के स्थगित हो गई थी। तो नीतीश कुमार जी का एक सेरिमोनियल फेयरवेल तो होगा। अब वो उसको ऑनरेबल एग्जिट कहिए, सेफ एग्जिट कहिए, जो कहिए, वो राज्यसभा में जाएंगे। निशांत को लेकर के जेडीयू चाहे जितना दबाव बना लो, मैं नहीं समझता हूं कि बीजेपी उस पर एग्री हो। ठीक है, नहीं, पर इसका एक बड़ा काउंटर लॉजिक दिया जाता है। मैं श्री पूजन जी आपके पास भी आना चाहूंगा, लेकिन दीपक कुछ गवे जी से ये सवाल लेना बेहद अहम है। आप कह रहे हैं निशांत को बीजेपी एक्सेप्ट नहीं करेगी, पर जेडीयू के अंदर ये बड़ी स्ट्रांग फीलिंग है कि एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी गया, पार्टी गई। एक बार नीतीश दिल्ली गए, पार्टी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। पार्टी को बचाएगा कौन, जबकि 14 लोगों की टीम तैयार की गई है, और वो सारे वही लोग हैं जो अब जिनके पिता नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके हैं। वो 14 लोग काफ़ी कॉम्पिटेंट लोग हैं, बाहर से पढ़े हैं, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा है, फिनेंशियली अच्छे हैं, सारी बातें। पर एक बड़ी स्ट्रांग फीलिंग जेडीयू के अंदर ये भी है कि अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी गई तो पार्टी गई। भाई उसकी भरपाई के लिए जेडीयू कुछ तो सोचेगी ना। इसलिए नीतीश जहां जाते हैं, चलिए नीतीश ने कह दिया अब हमने तय कर लिया। और मैंने आपको बताया ना कि मैं कुछ नेताओं से बात कर रहा था, एक सीनियर लीडर कह रहे थे कि ना जाने किस दबाव में वो तैयार हो गए, जबकि 2025 से 30 सिर्फ नीतीश, बात तो यही थी। तो इसको कैसे एड्रेस करेगी जेडीयू? क्या जेडीयू अपना कुर्सी छोड़ करके चाहेगी उसकी पार्टी खत्म हो जाए? देखिए, जहां तक नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की बात हो और निशांत कुमार की बात हो, आपने कहा कि पार्टी अगर नीतीश कुमार चले जाएंगे तो पार्टी में मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे तो पार्टी के सर्वाइवल को। हाँ, देखिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी से वो तो एक बार और जा चुके हैं। जब उन्होंने जीतन राम मांझी को बनाया था और जीतन राम मांझी के साथ उन्होंने जो 14 में उनका रिजल्ट खराब हुआ, तो उसके बाद उन्होंने त्याग पर देके जीतन राम मांझी को बनाया। आप कहेंगे कि जीतन राम मांझी तो उन्हीं के पार्टी के थे, वो बात अलग है। मगर नीतीश कुमार बहुत गंभीर अंदाज से उस पर मॉनिटरिंग कर रहे थे और फिर उन्होंने सत्ता हासिल कर ली। अभी की स्थिति में नीतीश कुमार जा रहे हैं और नीतीश कुमार पहली बार नहीं कि दूसरी बार मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे। और नीतीश कुमार जब जा रहे हैं, ये समृद्धि यात्रा क्या है?
उन्होंने दिखा दिया बीजेपी को, तुम मेरे बिना नहीं चल पाओगे। ये देखो हमारा क्या मेरा तौर है, मेरे लोग कितने मुझको चाहते हैं, तुम्हारा मेरा वोट बैंक अभी भी मरा नहीं, देखो मेरा वोट बैंक कितना है। ये बीजेपी को वो बताना चाहते हैं और बता दिया उन्होंने। आज उसी मंच पर देखिए नीतीश कुमार जिस तरह से राजनीति करते हैं, उनकी राजनीति को लंबे समय से हम लोगों ने देखा है, वो राजनीति पे वेट एंड वॉच भी करते हैं। अभी वो छोड़ते हैं और अब छोड़ के जाएंगे, मान लिया। उसके बाद देखिए उनके पास एक और अल्टरनेटिव है, ऐसा नहीं है आपने कहा कि पलट जाएंगे। फिलहाल बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, इसमें जो होगा उनका कौन होगा, संघ उनको रिकमेंड करेगी या ये दोनों रिकमेंड करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। मगर आज जब बापू सभागार में जब भाषण चल रहा था, उनकी एक विदाई भाषण था वो, जिसमें सभी ने महिमा मंडित किया उन्हीं लोगों ने जो 8 महीने पहले किसी ने कहा था कि मैं पगड़ी खोल दूंगा, किसी ने कहा था कि नीतीश जी आपका दिमाग ये हो गया है, असंतुलित हो गया। ये तमाम बातें उन्होंने कही थी और तमाम लोगों ने आज महिमा मंडित किया। ये देखा कि बिना नीतीश, कर्पूरी ठाकुर का जिक्र किया, ये देखा कि बिना नीतीश कुमार के कोई उपाय नहीं है हमारे आगे की रणनीति की। तो नीतीश कुमार को हम लेके चलेंगे। निशांत को जैसे आज कहा, इनके नेतृत्व में काम हुआ और भविष्य में इसका मार्गदर्शन मिलता रहेगा, ये शब्द हुआ। इसका मतलब है कि ये फेयरवेल था पटना के बाबू। चलिए, आप कह रहे हैं फेयरवेल था, लेकिन पार्टी को बचाने की चिंता भी तो होगी। चलिए, निशांत कुमार को एस्टैब्लिश बड़ी तेजी से किया जा रहा है, सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, सभी लोग यूनाइटेड दिखाई पड़ रहे हैं, छोटे बड़े नेता उनको लेकर के उत्साहित हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ने के बाद शिव पूजन झा जी, आपको लग रहा है कि चीजें बड़ी आसान रह जाती हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। और जो 16% वोट पे नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, अगर वो कुर्सी हट जाती है तो आपको लगता है कि अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखना, बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगी जेडीयू के लिए? और जेडीयू इसके बारे में सोच नहीं रही होगी? नीतीश कुमार को लेट रियलाइजेशन हुआ और निशांत कुमार की जो एंट्री कराई गई है, मेरा मानना है कि वो काफी देरी हुई। 2014 से ही मैंने देखा है कि लालू ने अपने दोनों लाल को एक तरीके से अकेले ही सभा करने के लिए छोड़ दिया था और कुछ हिसाब से मुझे लगता है कि उनकी राजनीतिक परिपक्वता निशांत से बेहतर है। निशांत की परफेक्ट कुशनिंग है, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड एक एनवायरनमेंट में, एक प्रोटोकॉल के तहत वो जा रहे हैं, लिमिटेड आदमी से उनका मिलना हो रहा है। निशांत किस कदर से राजनीति को लेते हैं इसका पता तब चलेगा जब हम देखेंगे किसी पब्लिक डिस्कोर्स में निशांत स्वतः कोई भाषण देते हैं। लेकिन निशांत की एंट्री करा करके जहां नीतीश कुमार ने यह साबित कर दिया भाई कि वो आप जो मॉरल हाई ग्राउंड प्ले करते थे कि हम डायनेस्टिक रूल में विश्वास नहीं करते हैं, उस पे मतलब कहिए कि एक सवालिया निशान खड़ा होता है। इसके पहले भी आपने देखा था कि 2014 में जब डिबैकल हुआ था उनका लोकसभा चुनाव में, तो एक मॉरल हाई ग्राउंड प्ले करते हुए जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था और किस तरीके से फिर उनसे कुर्सी छीन ली थी। तो मॉरल हाई ग्राउंड की बात और नीतीश कुमार साथ साथ में नहीं करता हूं, ये बहुत करीब से मैंने उनको कवर किया है। लेकिन निशांत कुमार की एंट्री से हुआ क्या पंकज, मैं आपको ये बताता हूं। मुझे स्पष्ट दिख रहा था कि नीतीश कुमार के एब्सेंस में जैसे जैसे नीतीश कुमार का कंट्रोल पार्टी के ऊपर कम होता जा रहा है, कहीं ना कहीं जदयू खेमेबाजी की तरफ अग्रसर है, खेमे की तरफ वो बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी विडंबना इस पार्टी में यह है कि नीतीश कुमार ने कोई सक्सेसर अभी तक नहीं बनाया। किसी एक अमुक व्यक्ति पर वो कुछ वक्त तक विश्वास करते हैं, फिर कोई कान भर जाता है और उसको वो अपने पास से हटा देते हैं। हमने ये देखा आरसीपी के साथ होते हुए, हमने ये देखा प्रशांत किशोर के साथ होते हुए, और कुछ लोग कहते हैं कि हमने उपेंद्र कुशवाहा को भी एक वक्त उन्होंने तवज्जो दी थी। अब हम देख रहे हैं कि एक तरफ अशोक चौधरी का जिक्र कर लें, लल्लन सिंह का जिक्र कर लें, या फिर हम संजय झा का जिक्र कर लें। अब निशांत कुमार की एंट्री से इन लोगों का क्या होगा? आपको नहीं लग रहा है कि ये लोग भी मार्गदर्शक की भूमिका में चले जाएंगे? लेकिन चूंकि निशांत कुमार आ गए हैं तो एक कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी सी हो रही है, वो खेमेबाजी से पार्टी को कुछ हद तक बचा लिया। दूसरी अहम बात यह है कि लालू के बाद क्या जो कोर वोट बैंक था राजद का, कुछ लोग 29% कहते हैं, मैं मानता हूं 30-31% जो इंटैक्ट है, वो माइग्रेट होकर के किसके तरफ गया? तेजस्वी यादव की तरफ गया, या
जो रामविलास पासवान का कोर वोट बैंक होता था वो माइग्रेट करके किस तरफ गया? तो वो गया चिराग पासवान की तरफ, ना कि उनके चाचा की तरफ। तो मेरा मानना है कि एक्सेप्टेबिलिटी निशांत कुमार की होगी, जाहिर तौर पर होगी। जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी नीतीश कुमार ने डेवलप किया है उसका एक वास्ट बड़ा सेक्शन वो निशांत कुमार के साथ चिपका रहेगा, लेकिन पार्टी में जो दूसरे बड़े नेता हैं उनका क्या हश्र होगा, फिलहाल मैं उस पर कहीं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि उनका मार्जिनलाइजेशन पार्टी में शुरू होगा। आपने भी ये जानकारी दी कि 14 लोगों की एक कोर टीम बन चुकी है जो निशांत की ग्रूमिंग करनी उसने शुरू कर दी है। तो आने वाले दिनों में बहुत दिलचस्प होने वाला है बिहार की राजनीति। निशांत किस तरीके से पब्लिक डिस्कोर्स में अपने आप को लाते हैं, नीतीश की जो लिगेसी है, नीतीश की लिगेसी को कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जिम्मेदारी बहुत बड़ी होगी उनके माथे पे। नहीं, जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी होगी, लेकिन क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना बहुत आसान होगा? ये भी एक सवाल है। राम बंदोबस्त जी, आपके पास कोई स्पेसिफिक जानकारी है कि जेडीयू एकदम मान चुकी है कि हाँ मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, लेकिन भाई ये मंत्रालय निशांत के पास होगा या जेडीयू के पास होगा और बीजेपी को देना होगा, इससे कम पे जेडीयू कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी? क्या ऐसी जानकारी है आपके पास? जी देखिए, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के अब जदयू और बीजेपी में कोई जंग नहीं है। ये जदयू भी स्वीकार कर चुकी है कि नया मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। जिस बात पे भी टकरार कायम है वो ये है कि नई सरकार में जो सरकार का निर्णय होगा, सत्ता का जो प्रभाव होगा, इन दोनों में जदयू समान रूप से हिस्सेदार होगा। बीजेपी का मुख्यमंत्री हो इसलिए बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में नहीं होगी, ताकि वो अपना जो जनाधार है उसके साथ हमेशा जुड़ा रहे। सत्ता में और सरकार के निर्णयों में नई बीजेपी की सीएम मुख्यमंत्री वाली जो नई सरकार होगी वो नीतीश कुमार के साथ निश्चय यानी ब्रांड नीतीश पे ही काम करे, ताकि जो अति पिछड़ा समाज है वो हमेशा जदयू के साथ जुड़ा रहे। ये जो निशांत कुमार के चेहरे को लेकर के जो जंग चल रहा है, जय निष्ठान तय निष्ठान, वो एक मैसेज देने का प्रयास है बीजेपी को कि जदयू में भी अब एक और मुख्यमंत्री का चेहरा हो चुका है और उसके नाम पे अब जो भी राजनीतिक समीकरण जिस तरीके से नीतीश कुमार करते थे, यानी इधर बदलते थे, इधर से उधर जाना या अन्य तरीके का जो दबाव कायम करना, वो जदयू के पास है। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य में जो भी उतार चढ़ाव हो रहा हो, लेकिन अब जदयू के पास एक निशांत कुमार नाम का चेहरा है जिसके जरिए वो सत्ता के कई अन्य दरवाजों को खटखटा भी सकती है और जिसके जरिए वो आने वाले चुनावों में या हमेशा जो उनका जो जनाधार है उसको अपने पास रख सकती है। यही एक मैसेज वो देना चाहती है बीजेपी को, ताकि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनने के बाद भी बड़े भाई की भूमिका में ना है, क्योंकि बीजेपी आएगी तो अधिकारियों का तबादला हो जाएगा, मंत्रालय कौन देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। साथ साथ जो नीतीश कुमार की जो योजनाएं हैं जो चल रही हैं वो भी गुमनाम हो जाएगी, उनका नाम तक बदल दिया जाएगा, सारे काम का श्रेय जो है वो बीजेपी ले सकती है। देखिए, जब महागठबंधन की सरकार थी तो कुछ नौकरियां दी गई थी, उस नौकरियों पे दावा तेजस्वी यादव भी करते थे, लेकिन नीतीश कुमार या जदयू उस दावे को, तेजस्वी यादव के दावे को बिल्कुल नकार दिए। तो जो विकास की जो योजनाएं हैं वो नीतीश कुमार की योजनाएं हैं और आगे भी रहेंगी, भले ही उस वक्त नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे या नहीं रहे। दूसरी बात है कि जदयू एनडीए की अन्य सहयोगी दल जैसे चिराग पासवान या जीतनराम मांझी की तरह वो सरकार को अस्थायी बनाए रखने में एक सहयोगी घटक दल की तरह ही रहेगी, ऐसा जदयू नहीं चाहती है। जदयू अब सत्ता का जो प्रभाव है उसमें अपना हिस्सेदारी चाहती है। चलिए, और सत्ता का प्रभाव है उसमें हिस्सेदारी चाहती है, लेकिन बीजेपी ने इसको तो बदल दिया है ना। पहले होता था कि भाई एक ही नंबर सही, सिंबॉलिकली जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहती थी। और डॉक्टर संजय, मैं आपको बताऊं, मैं आरसीपी जी से बात कर रहा था जब नीतीश कुमार ने अनाउंस किया कि वो राज्यसभा जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा किस तरह की डील किया गया है। जब हमारे पास 43 विधायक थे तब भी पीएम और एचएम दोनों ने कहा था मुख्यमंत्री आप रहेंगे, और अब बराबर के नंबर पर चुनाव लड़ा गया। ये किस तरह की डीलिंग हुई, क्या बात हुई? बहरहाल उन्होंने ये बात कहा कि अब ये नेता वहां जाए पर इनका सम्मान इनके स्टेचर के हिसाब से मिले। पर डॉक्टर संजय, एक बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ठीक है उनके नाम की योजना चलती रहेगी, सारी बात सही है, पर चीफ मिनिस्टर जो होगा उसका चीफ मिनिस्टर ऑफिस तो होगा, अधिकारी तो उसकी मर्जी के होंगे। हाँ ठीक है, जो मंत्रालय उनके पास होगा वो अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी रख सकते हैं, लेकिन अधिकारी तो उनकी इच्छा के होंगे और इसमें टसल तो होगा।
ऐसा तो है नहीं कि टसल नहीं होगा। और सबसे बड़ा सवाल, मुख्यमंत्री होगा कौन जो इस जातीय समीकरण को साधने की क्षमता रखता हो। नीतीश तो नहीं चाहेंगे कि उनके बराबर में आकर के कोई खड़ा हो जाए, वो चाहेंगे क्या? देखिए, क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में जो आपने कहा कि उनकी ताकत, सांगठनिक ताकत भी सत्ता के गलियारे से होकर के जाती है। जब नीतीश कुमार जी सत्ता में नहीं होंगे, बीजेपी जब सत्ता में होगी, तो उनकी ताकत जो होगी बीजेपी की, वो जातीय समीकरण भी साध लेंगे और सत्ता को भी साध लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि 6 IAS ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए आवेदन दे रखा है, जो नीतीश कुमार जी के खासम खास माने जाते हैं। उनको पता है कि जब सत्ता का समीकरण बदलेगा, पार्टी बदलेगी, सत्ता के शीर्ष पर अगर बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री होगा, तो जिस तरह से जेडीयू के कालखंड में हम अपने तरीके से नीतीश कुमार जी के साथ रह करके अपने तरीके से निर्णय लेते रहे, वो शायद हम वहां वो निर्णय नहीं करा पाएंगे। एक पक्ष। दूसरी बात, अभी आपने कहा ना कि बड़े कोर में, टीम में कई इंटेलेक्चुअल लोगों की टीम बनी है निशान जी के साथ, बिल्कुल बनी है, लेकिन वहां भी जातीय समीकरण है। उसमें 4 कुर्मी हैं, 3 कुशवाहा हैं, 3 राजपूत हैं, 1 भूमिहार हैं, इसी तरह से कुछ और हैं। ब्राह्मणों को जगह नहीं दी गई है और लोगों को जगह नहीं दी गई है। उस कोर में ऐसा नहीं है कि सारे सामाजिक समीकरण के लोग, तो 7 तो यही लोग हैं, लवकुश ही हैं वहां। तो लवकुश की तो पार्टी ही जेडीयू मानी जाती है, लेकिन क्या लगता है कि किसी कुशवाहा पर बीजेपी दांव लगा देगी मुख्यमंत्री के चेहरे पर, तो ये कुशवाहा इनके साथ रह पाएंगे क्या? जिसके बारे में कहा जा रहा है कि लवकुश बिल्कुल इनके लिए एकदम बेचैन और व्याकुल है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बीजेपी अब उस निर्णय लेने की स्थिति में आ गई है। ठीक है, वो निर्णय संघ का हो, निर्णय अमित शाह नरेंद्र मोदी का हो, निर्णय बीजेपी पार्टी का हो, बीजेपी मुख्यमंत्री का निर्णय लेने जा रही है। निसार जी को निश्चित रूप से डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि इनको सरकार में भी एक महत्वपूर्ण जगह दी जाएगी। और सरकार में जो भी इनके कोटियर्स होंगे, जो भी इनके सलाहकार होंगे, उनको भी कहा जाएगा कि हाँ ठीक है, इनको निर्देशित कीजिए, बताइए, समझाइए कि कैसे क्या करना है। लेकिन बीजेपी इस पर एडमेंट है। मुझे उसी दिन लगा था जब बागडोगरा बुलाया गया था सम्राट चौधरी जी को, जब अमित शाह आए थे पश्चिम बंगाल में और बागडोगरा के एयरपोर्ट पर बुलाया गया था सम्राट चौधरी जी को, लगा था कि चीजें कुछ उस दिन तय हो गई। ड्यूरेशन जो हो वो 14 अप्रैल हो, 2 महीने के बाद हो, नीतीश जी का कम मन बदल जाएगा, कम मन खुश हो जाएगा, वो सारा मन बदलते रहे, खुश होते रहे, बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय ले लिया। जेडीयू को लेकर के जो स्पेकुलेशन है हम लोगों का है कि क्या पार्टी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नहीं बैठने के बाद भी उतनी ही एकजुट रहेगी, इसको लेकर के थोड़ा हम लोगों को इंतजार करना। अगर नीतीश कुमार जी पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, जो इनके लोग कह रहे हैं कि भाई दिल्ली में कि उनको रहना ही कितना दिन है, संजय झा भी कह रहे हैं कि राज्यसभा चलता ही कितना दिन है, वो तो बिहार में ही रहेंगे, बिहार को ही देखेंगे, बिहार को ही समझेंगे। नहीं, पर ये बताइए, ये ठीक है आप बात कह रहे हैं, यही तो एक चर्चा चल रही है कि एक होता है इस जाति अमुक जाति का मुख्यमंत्री बनेगा और एक होता है अमुक जाति के नेता को दिखाना, अंदर खाने समाज को मैसेज देना कि भाई हम इसी जाति का बनाना चाहते थे, इसी को बनाना चाहते थे। पर आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि वो क्यों चाहेंगे कि जो उनका आधार वोट बैंक है लव और कुश का, वो छिन जाए, उसमें दरार पड़ जाए, उसमें से नमारी हो जाए, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। पर बड़ा सवाल ये उठता है कि अगला मुख्यमंत्री कौन, ये बात तो उठ रहा है। संघ की पसंद कौन है, ये चर्चा भी चल रही है। एक नाम बड़ी तेजी से चल रहा है दिल्ली में भी, पटना में भी, कि भाई ये पहली बार चुने गए हैं रत्नेश कुशवाहा, वो भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। वो संघ की भी पसंद है और आपने कहा कि संघ को जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या ऐसी संभावना बनती है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। अब बिल्कुल संभावना बनती है। मैंने कहा ना कि मोहन भागवत को जिम्मेवारी दी गई है कि संघ ने बिहार में काम किया है, हमें पश्चिम बंगाल में भी मैसेज देना है और उत्तर प्रदेश में भी मैसेज देना है, और जो नीतीश कुमार जी का बेस वोट रहा है लवकुश, उसको भी संदेश देना है
कि उसमें भी कोई नाराजगी नहीं है। तो संघ बहुत फूंक फूंक करके कदम उठा रही है। इसीलिए बुलाया तो गया है अलग अलग लोगों को, लेकिन बुलाया गया है रायशुमारी के लिए। आपको याद होगा कि दिल्ली में बुलाया गया था जो दो डिप्टी सीएम पिछली बार थे, तारकेश्वर प्रसाद जी को भी और रेणु देवी जी को भी, और दोनों में किसी को नहीं जगह दी गई डिप्टी सीएम के तौर पर, जगह किन्हीं और को दे दी गई। तो रमा निषाद को अगर बुलाया गया है, संजीव चौरसिया को बुलाया गया है, प्रेम कुमार नागपुर पहुंच गए हैं, हो सकता है कि इनसे सहमति केवल ले ली जाए कि भाई देखिए इस बार बीजेपी या संघ की राय इन पर है, आपकी भी सहमति है ना। तो कभी कभी बुला करके सहमति भी ले ली जाती है और कभी कभी बिठा करके भी सहमति ले ली जाती है, जो राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे सिंधिया को बिठा ठीक है, करके वो ले ली जाती है, पर वो बीजेपी के भीतर का फैसला था। यहाँ तो आज भी संजय सरावगी कह रहे हैं, दीपक कुचगवे जी, कि भाई केंद्रीय नेतृत्व करेगा और नीतीश कुमार का भी से होगा, यही लोग मिलकर के फैसला करेंगे। तो संघ के फैसलों पर मोहर नीतीश कुमार लगा देंगे, ये भी तो एक सवाल उठता है। या ऐसे नए नाम पर लगा सकते हैं, क्योंकि उनको पता होगा कि भाई ये नए नाम कभी इतनी जल्दी उनके स्टेचर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। खासतौर पर नीतीश कुमार के लिए राजनीतिक रूप से वो चुनौती नहीं बन पाएंगे, और इसलिए हो सकता है नीतीश कुमार इसके लिए तैयार हो जाएं। दीपक कुचगवे जी, क्या कहना है आपका? देखिए, नीतीश कुमार जहां तक तैयारी की बात है और जहां तक तैयार होंगे कि नहीं, आपने देखा जितना भी बीजेपी का टॉप हेड है, चाहे वो स्टेट कैपिटल हो, चाहे सब ने ये कहा कि नीतीश के ही सहमति से बिहार के नेतृत्व को हम लगाएंगे, हमारा कौन व्यक्ति होगा, ये बार बार कहा जा रहा है। ठीक है, आप कहेंगे कि पॉलिटिकल ये में बयानों का कोई मतलब नहीं होता, जो चाहना है, जो समीकरण कहता है वो पार्टी करती है, वो बीजेपी करेगी। तो जहां तक मुझे लगता है कि संजय जी ने जो अभी बात कही, बागडोगरा वाली बात कही, या जिस तरह से मोरली उनका पीठ ठोका जा रहा है नीतीश कुमार के भी द्वारा, और कहा जा रहा है कि ये संभालेगा, तो कहीं ना कहीं कुछ संकेत तो नहीं मिला। और कहीं ना कहीं जिस तरह से दिल्ली में लोगों को बुलाया जा रहा है, बातें की जा रही है, और जहां तक संघ की आपने बात की, देखिए वो बात नीतीश कुमार में कहाँ है कि संघ की बात नहीं मानेंगे। कुछ संघ के आइडियोलॉजी के साथ राम बंधु, ठीक है राम बंधु बस जी, सीएम के रेस में आपको आगे कौन दिख रहा है? राम बंधु बस जी, देखिए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन आगे है, ये कहना मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये बीजेपी तय करेगी। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि सम्राट चौधरी के लिए बनना बहुत ही कठिन है। उसका पहला कारण यह है कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी के लिए जातिगत समीकरण के असंतुलित होने का जोखिम पैदा हो सकता है, क्योंकि सम्राट चौधरी का कई ऐसा बयान है कि मैं कुशवाहा समाज को कुछ होगा तो मैं कतरा कतरा बहा दूंगा, वो इस तरह का बयान दे चुके हैं जो कि संघ या बीजेपी पसंद नहीं करता है, जाति सूचक बयान। दूसरी बात यह है कि जो सम्राट चौधरी हैं वो नीतीश कुमार के काफी करीबी हो चुके हैं, वो ये भी उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। और ये इनके राज्यसभा जाने के बाद नहीं, नई सरकार बनने के बाद, गृह मंत्री संभालने के बाद ही, तो कम से कम बीजेपी ये नहीं चाहेगी कि एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाए जो उसके नियंत्रण से ज्यादा वो खुद के निजी जो जनाधार है उसको बढ़ाने की वो चिंता करने लगे। और तीसरी बात यह है कि सम्राट चौधरी जब गृह मंत्री बने तो बिहार की जो कानून व्यवस्था थी उसकी छवि धूमिल हुई है। तो ये भी विचार हो रहा है कि जैसे झारखंड में जब बीजेपी की सरकार थी तो कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई थी, करप्शन के आरोप लगे थे। ऐसी स्थिति में जो जनता है वो बीजेपी में न तो सुशासन देख पाती है, न अपनी जाति ढूंढ पाती है। तो बीजेपी के लिए भी यह भी एक जोखिम भरा बात होता है अगले चुनाव में जाके जनता को सुशासन के नाम पे या जातिगत समीकरण साधने के नाम पे वोट लेना। तो 3 ऐसे कारण हैं जिसको लेकर के चुनौती है सम्राट चौधरी के रास्ते में। जी, चुनौती है समझ। डॉक्टर संजय, आप सहमत हैं? क्या आपको लग रहा है कि यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा का प्रमोशन हो रहा है, रत्नेश कुशवाहा का नाम बीच में आ रहा है? उपेंद्र कुशवाहा के प्रमोशन का मतलब है, चर्चा तो यहाँ तक है कि उनकी पार्टी विलय कर रही है, वो मंत्री बन सकते हैं, उनकी पार्टी टूट सकती थी, बीजेपी ने ही बीच बचाव करके उसको बचाया है। ये सारी बातें, तो उपेंद्र कुशवाहा के प्रमोशन का मतलब क्या? सम्राट चौधरी के रास्ते में रुकावटें
बाधाएं बढ़ती जा रही है, ये मान लिया जाए, वो रेस से बाहर हो रहे हैं? पैरेलल राजनीति तो करती ही है ना बीजेपी। दो नेताओं को रखती है साथ में कि अगर सम्राट चौधरी हैं तो इधर हम उपेंद्र कुशवाहा जी को भी रखें ताकि हमको बैलेंस करने में कोई दिक्कत नहीं हो। और दूसरी चीज, बिल्कुल नीतीश कुमार जी की सहमति की बात की जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार जिसको चाहेंगे उसी को बीजेपी बनाएगी, ऐसा भी मुझे नहीं लगता है। तो वहां पर जाकर के एक सवाल तो है कि क्या जिस तरह से संघ के हाथ में गेंद दे दिया गया है कि संघ तय करेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, और बजाते दिल्ली की बैठक में ये बातें हुई तब तो लोग नागपुर की दौड़ लगाना शुरू कर दिए। तो अगर उस स्थिति में संघ को तय करना होगा तो संघ बहुत ही सोच विचार करके, समझ करके और तय करेगा कि हमें किन्हें मुख्यमंत्री बनानी है, ताकि हम सामाजिक समीकरण को भी साध लें, लवकुश समाज की नाराजगी भी हमें झेलनी न पड़े। और बिहार में ऐसा मुख्यमंत्री, बिल्कुल ये चुनौती होगी कि नीतीश कुमार के बाद जो भी मुख्यमंत्री का दायित्व निभाएगा उनको एक बड़ी लकीर खींचनी होगी। तो वैसा समझा हुआ व्यक्ति, सधा हुआ व्यक्ति पर बीजेपी दांव लगाएगी जिसकी किरकिरी ना हो जाए। कि देखिए नीतीश कुमार के बाद इनको जिम्मेवारी दी गई और ये बिहार इनसे संभल नहीं रहा है। अभी तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, और जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं सब दलों से, कि अभी इनके ही दल से, मुजफ्फरपुर की घटना के बाद कल ही तो मैंने देखा रामप्रीत राय को रोते हुए, जो पूर्व मंत्री हैं इनके। तो लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के और बेहतरी का सवाल, इंडस्ट्रियलाइजेशन का सवाल, 1 करोड़ नौकरी का सवाल, इतने चुनौतियां हैं कि मैं समझता हूं कि सम्राट चौधरी हो या सम्राट चौधरी की जगह पर किन्हीं और को बनाया जाएगा, लेकिन बीजेपी कोई सधा हुआ व्यक्ति पर ही दांव लगाने जा रहा है। चलिए, बीजेपी सदा हुआ व्यक्ति पर दांव लगाने जा रही है, पर नीतीश कुमार ने पूरे मसले को उलझा क्यों दिया है? और सवाल ये उठता है कि निशांत की भूमिका क्या होगी? क्या जेडीयू अपनी महत्ता छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है? क्योंकि नीतीश हार्ड बार्गेनर तो जाने ही जाते हैं। इस सब के बीच ये सवाल अभी भी अहम है कि अगला मुख्यमंत्री कौन? बिहार की बात में डॉक्टर संजय कुमार, दीपक कोचगवे जी, राम बंदोबस्त जी, शिव पूजन झा जी शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।